वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। तो जैसा कि आपको बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और चाहे डीएसएसबी हो, सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है जो कि कला से रिलेटेड रहती है। तो आज के जो कलाकार हैं, कला समीक्षक हैं, ये हैं आपके ईवी हैवल। ठीक है, इनको तो आप जानते ही हैं कि इनका कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो ईवी हैवल से रिलेटेड आपको पता है कि बहुत यूपी टीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और अब तो आप इनकी बुक्स भी बहुत सारी पूछी जाती हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आज के जो कलाकार हैं ईवी हैवल, इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट विंटफील्ड हैवल। ठीक है, इनका कई बार एग्ज़ाम में पूरा नाम ही पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम क्या है इसको याद रखिएगा, अर्नेस्ट विंटफील्ड हैवल। ठीक है, इनका जो जन्म है 1861 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान जरूर याद रखिएगा कि इंग्लैंड में हुआ है और कब हुआ है तो 1861 ईस्वी में। ईवी हैवल यानी कि अर्नेस्ट विंटफील्ड हैवल जो है एक प्रभावशाली अंग्रेज कला प्रशासक, कला इतिहासकार और भारतीय कला और वास्तुकला से संबंधित पुस्तकों के लेखक और कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर से ये भी देख लीजिए कि जो है ये क्या क्या रूप में जाने जाते हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से। फिर आता है कि ईवी हैवल जो है 1884 ईस्वी में इन्होंने 1884 से एक दशक तक मद्रास कला स्कूल जो था, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ के अधीक्षक पद पर भी कार्य किया हुआ है। कब किया है तो 1884 ईस्वी में, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। फिर आता है 1896 ईस्वी में ईवी हैवल जो है इनको गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता जो है वहाँ के अधीक्षक नियुक्त हुए। अब यहाँ आप देखते रहिएगा कि ईवी हैवल जो है ये मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के कब रहे हैं तो 1884 ईस्वी में। फिर 1896 में ये आ जाते हैं कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में अधीक्षक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर 1905 ईस्वी में इन्होंने 1905 ईस्वी तक की इन्होंने सेवाएं दी हुई थी, तो इसका ध्यान रखिएगा 1896 से लेकर के कब तक 1905 तक की। फिर ईवी हैवल जो है इनका विचार था कि यूरोपीय कला तो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, पर भारतीय जो कला है वो सर्वव्यापी और अमर और अपार है। इनका मतलब है कि जो भारतीय कला है वो बहुत ही यहाँ की जो है सर्वव्यापी और अपार है, यानी कि यहाँ की कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि यहाँ के इतने अच्छे अच्छे कलाकार होते थे जो यूरोपीय चित्रण पद्धति में कार्य कर रहे थे। लेकिन ईवी हैवल जो ऐसे एकमात्र पर कला समीक्षक थे जो केवल चाहते थे कि भारतीय कला जो है वो अपने आप का, अपनी जो जागरूकता है उसको जगाए कि कला यहाँ की भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए ईवी हैवल ने ही जागरूक किया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर जो ईवी हैवल हैं इन्होंने सबसे पहले तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर को ही जागरूक किया हुआ था कि अपनी भारतीयता जो है, भारतीयता की ओर अपनी लौटो। क्यों? क्योंकि यहाँ की कला में कोई भी कमी नहीं है, बल्कि यूरोपीय जो चित्रण तकनीक है उससे भी काफ़ी बेहतर है यहाँ की। ठीक है, तो ईवी हैवल ने ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि ईवी हैवल जो है इन्होंने अवनीन्द्रनाथ टैगोर के साथ में मिलकर के भारतीय प्रतिमान पर आधारित कला जो है और कला शिक्षा जो है इसको पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो सीखते तो थे, बट वो लोग वही कार्य कर रहे थे जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने ही जो ईवी हैवल है इन्होंने ही जागरूकता बढ़ाई थी कि अपनी जो भारतीयता है उसको अपनाइए। ठीक है, फिर है कि ईवी हैवल जो है इनके प्रयासों से परिणाम स्वरूप बंगाल स्कूल की नींव रखी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा यही सब कि क्या है कि ईवी हैवल का बहुत ही योगदान रहा है इसमें। तो ईवी हैवल के प्रयासों से ही यहाँ पर बंगाली स्कूल की नींव पड़ी। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि ईवी हैवल के चित्रों की अपेक्षा समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों और गुंठाओं पर आघात करते हुए कार्टून अधिक प्रभावक रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है कि ईवी हैवल जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ईवी हैवल सभी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, फिर चित्रों की अपेक्षा ईवी हैवल के कार्टून अवश्य ही मौलिक और प्रभाववादी हैं। फिर है कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये ईवी हैवल के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने इसमें ईवी हैवल का संपूर्ण व्यक्तित्व झलकता है इसमें, और उनकी प्रतिनिधि पुस्तक है ये। ठीक है, इस पुस्तक को जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछी भी जा चुकी है, क्योंकि
पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। ठीक है, ये E.V. हैवेल के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला पॉइंट है कि E.V. हैवेल जो है एक कुशल चित्रकार और तीक्ष्ण बुद्धि के भारतीय परंपरावादी कला समीक्षक रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि 1908 ईस्वी में E.V. हैवेल ने भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला नामक एक ग्रंथ को भी प्रकाशित किया हुआ है। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1908 ईस्वी में लिखी गई है। फिर है कि कुछ समय के बाद इनका दूसरा ग्रंथ भी आता है, वो कौन सा है? भारतीय कला के आदर्श। तो यहाँ पर से सभी के सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा कि इनका अगली बुक कौन सी है? भारतीय कला के आदर्श। ठीक है, फिर आता है कि भारत में कलात्मक और औद्योगिक पुनर्जागरण का आधार नामक एक निबंध भी इन्होंने निबंधों का संग्रह जो है 1912 ईस्वी में विभिन्न पत्रों से प्रकाशित भी कराया हुआ था। फिर है पवित्र नगर बनारस जो है और भारत में आर्यों का शासन नामक 2 ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना भी है E.V. हैवेल ने ही की हुई है। ठीक है, जिनका प्रकाशन जो है 1905 और 1918 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशन कराया हुआ है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, पवित्र नगर बनारस है और है भारत में आर्यों का शासन। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी पुस्तकें हमेशा एग्जाम में एक ना एक पूछी जाती हैं। अगली पुस्तक है इनकी, जैसे भारतीय कला के आदर्श है और भारतीय कला में हिमालय है, बनारस एक पावन नगरी है और है भारतीय स्कल्पचर एंड पेंटिंग, जिसका आपने शुरुआत में देखा ही था। ठीक है, तो E.V. हैवेल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।